सो वेलकम माय डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर, माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ चालू करते हैं फिर आज का लेक्चर। बहुत ही थके हो, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। रिजल्ट सबको चाहिए, लेकिन जिसको पढ़ाई में मज़ा आए, जिसको प्रोसेस में मज़ा आए, जो दिन रात पढ़ने में मज़ा आए, उसी को रिजल्ट मिलेगा। जिसको सिर्फ रिजल्ट चाहिए उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का चैनल को यहीं बंद करते हैं और ध्यान देते हैं पढ़ाई पर। आज का जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बहुत सारे टर्म जानने का। पिछले लेक्चर में मैंने अपनी पूरी जी जान लगा करके आपको यह समझाने की कोशिश की कि आप कैसे कंफ्यूज नहीं हो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। किसको आप कॉनकेव कहेंगे, केव मतलब केव गुफा, कॉन्वेक्स मतलब बाहर। उस चीज़ों को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उससे रिलेटेड कुछ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आज के लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला है। तो चलिए कूद पढ़ते हैं, जूट पढ़ते हैं आज के इस लेक्चर पे बिना इधर उधर की पक्षोदी किए हुए। सबसे पहले मैं एक क्या कर लेता हूँ, एक आपको छोटा हो जाएगा क्या ये, ऐसे मैं अगर एक बना लूँ कॉनकेव मिरर, तो क्या ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है लेकिन छोटा है थोड़ा सा, इससे काम नहीं बनने वाला है। इसको इरेज करते हैं, बड़ा ही बना लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन करते हैं। देखिएगा माय डियर, देखिए जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए है, लेकिन मैं अभी कॉनकेव मिरर से बताते हुए आपको चालू कर रहा हूँ और फिर मैं धीरे धीरे कॉनकेव कॉन्वेक्स का भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले है एपर्चर। एपर्चर पहला जो टर्म है वो है एपर्चर। एपर्चर का मैं पहले आपको डिफिनेशन लिखता हूँ। द पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, द पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर at which reflection takes place is called its aperture। देखिए डिफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि वो पार्ट इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जहां पर रिफ्लेक्शन लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सॉरी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। जिस पार्ट पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। जैसे देखिए अगर कॉनकेव मिरर है, इसको कॉनकेव मिरर बनाने के लिए हमको काम बाहर कोटिंग करना पड़ेगा, उसको ऐसे में डॉटेड लाइन से हम दिखाते हैं। तो देखिएगा जैसे ये हो गया हमारा एक स्फेरिकल मिरर, ये एक स्फीयर का पार्ट होगा, किसी गोल स्फीयर का पार्ट होगा। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ होगा, वो रिफ्लेक्शन इस पोर्शन पे होगा। ये जो अंदर का ये जो पार्ट है, अंदर का जो ये पार्ट है मिरर का, ये रिफ्लेक्शन वहां पे होगा। तो उसको इस मिरर का क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर का क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। यानी कॉनकेव मिरर का एपर्चर ये अंदर जितना भी पार्ट है, ये अंदर ये जितना भी पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, इसका एपर्चर कहेंगे। अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ m लिख दूँ और यहाँ पर m डैश लिख दूँ, तो जो m डैश होगा, m से लेकर के m डैश तक का जो कर्व्ड सरफेस होगा वो क्या होगा, इस कॉनकेव मिरर का एपर्चर कहाएगा। यानी जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मिरर का, उस मिरर का एपर्चर कहते हैं। और अगर यही हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमको अंदर क्या करना पड़ेगा, कोटिंग करना पड़ेगा। तब उस केस में ये जो बाहर वाला सरफेस है, बाहर वाला ये जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स मिरर का एपर्चर कहेगा। जहाँ पर रिफ्लेक्ट प्लेन मिरर है हमारे पास, अगर प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर का एपर्चर क्या होगा, एपर्चर मतलब जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो, तो ये पूरे पार्ट पर रिफ्लेक्शन होगा इसका, तो प्लेन मिरर का ये पूरा क्या कहेगा, एपर्चर कहेगा। तो आई होप आपको एपर्चर का मीनिंग समझ में आ गया। अब ये स्फेरिकल मिरर के लिए बताया गया, मैंने बस ये आपको फील दिलाने की कोशिश की प्लेन मिरर पर कि वो पार्ट जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो, जहाँ पर लाइट आए तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, उसको हम एपर्चर कहेंगे। अब ये इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इस पे 2 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट करें।
एपर्चर बस आपको समझ में आना चाहिए कि जिस पार्ट पर रिफ्लेक्शन होगा, जैसे कॉनकेव में बेंट इन सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है तो उसका बेंट इन जो सरफेस होता है पूरा वो उसका एपर्चर कहलाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, फोकस कीजिएगा स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस स्टूडेंट, फोकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, पहले मैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का मैं लैंग्वेज लिख दूं, द सेंटर ऑफ hollow sphere of glass of which spherical mirror is a part, of the center of hollow sphere of glass of which a spherical mirror is a part is called center of curvature। देखिएगा COC मैंने लिख दिया शॉर्टकट में, ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का एक सेंटर होता है, स्फीयर का क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो उस स्फीयर को सर्कल का जैसे एक सेंटर होता है, हमारे स्फीयर का भी एक क्या होता है, सेंटर होता है। तो जब हम स्फेरिकल मिरर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस स्फीयर को बीच में से कट कर देते हैं, इस स्फीयर को बीच में से कट कर देते हैं। तो इस स्फीयर को बीच में से कट करने के बाद हमारे पास ये एक पार्ट बचा, ये एक पार्ट बचा। तो इस स्फीयर के साथ साथ, इस स्फेरिकल मिरर के साथ साथ इस स्फीयर का सेंटर आ जाता है, इस स्फीयर का सेंटर आ जाता है। तो ये जो स्फीयर का सेंटर होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये एक हमारे पास एक स्फीयर था, इस स्फीयर को काट करके मैंने एक, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बनाया, तो ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उसका जो सेंटर है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको हम C से डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय C, इट इज डिनोटेड बाय C। इसको हम क्या कहते हैं, C से डिनोट करते हैं। जैसे माना कि हमारे पास ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो इधर भी ऐसा एक दूसरा स्फेरिकल होगा, इसका पार्ट जिसको मैंने बीच से काटा है, तो इसका एक सेंटर होता है, इस स्फीयर का एक सेंटर होगा जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, इस स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसको समझाने से पहले जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम आपको थोड़ा सा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के जो स्फीयर है, दोनों का जो मिरर है उसके बीच का डिफरेंस समझाएंगे। जैसे कि लेट हमारे पास ये एक स्फीयर आया, हमारे पास एक ये स्फीयर आया, इस स्फीयर का जो सेंटर है वो कहाँ है, यहाँ पर है। लेट मैंने उतना परफेक्ट नहीं बना पाया हूँ स्फीयर, लेकिन अगर मैं इसे बनाऊँ तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो यहाँ पर है। अब हम इस स्फीयर को बीच में से कट करते हैं, इस स्फीयर को हम बीच में से कट कर दिए, इसका सेंटर हुआ यहाँ पर। अब हमें कॉनकेव मिरर बनाना है, कॉनकेव मिरर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ अपना कोटिंग करेंगे, सिल्वर कोटिंग करेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए, सॉरी मैंने दोनों तरफ, इधर है हमारा कॉनकेव और इधर है हमारा कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए हम अंदर की तरफ कोटिंग करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए हम अंदर की तरफ कोटिंग करेंगे। देखिए अब देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर, सॉरी ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर, ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर, और ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिएगा, लेकिन हमारा जो स्फीयर का सेंटर है वो तो यहीं पर रहा। ये बन गया कॉनकेव मिरर, ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन हमारा जो स्फीयर का सेंटर है वो तो यहीं रहा। तो अब देखिएगा क्या दिख रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के सामने आ रहा है, वो मिरर के सामने आ रहा है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के अंदर आ रहा है। इसीलिए आप आगे लेक्चर्स में देखेंगे, बार बार देखेंगे कि आप जब भी देखेंगे तो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के सामने आएगा, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के अंदर आएगा। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि जो कॉनकेव मिरर है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उस मिरर के सामने आएगा। कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के सामने आएगा, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के अंदर आएगा। इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसको आप लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि इन कॉनकेव मिरर C is in front of it, while in convex mirror C is in behind the mirror। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर का पूरा कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। देखिएगा, द रेडियस, ये डिफिनेशन वाली चीजें नहीं है, ये फील करने वाली चीजें हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर of spherical mirror is the radius of the sphere of which mirror is a part, of which mirror is a part. The radius of curvature of a spherical mirror is the radius of the sphere of which mirror is a part। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, फिर हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का हमारे पास एक सेंटर होगा। मैंने काट करके उसको दो स्फेरिकल मिरर बना दिया। तो ये जिस मिरर का पार्ट है स्फेरिकल मिरर, जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा? सेंटर से लेकर के सरफेस का जो दूरी होगा वो उसका क्या होगा? रेडियस होगा। सेंटर से लेके उसके आखिरी तक, उसके पैरामीटर तक जो डिस्टेंस होगा वो उसका क्या होगा? रेडियस होगा, वो उसका रेडियस होगा। तो जो स्फेरिकल मिरर, मान लीजिए मेरे पास ये एक आया कॉनकेव मिरर, यहाँ पर हुआ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो इस सेंटर C से लेकर के उस मिरर तक, की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उसको R से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय R। अब देखिए, जैसे मेरे पास अगर कॉन्वेक्स मिरर हो, तो हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर का तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अंदर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेडियस तक मिरर तक की जो भी लाइन अगर हम ऐड करें, जो भी लाइन हम ज्वाइन करें, तो वो जो डिस्टेंस होगा वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो आई होप सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पोल। माय डियर फ्रेंड, जो चौथा पॉइंट है, चौथा जो टॉपिक है हमारे पास वो है पोल। अब देखिए, पोल क्या होता है? पोल जो मिरर होता है, मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच का द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस
द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इट्स पोल। अब देखिएगा, जैसे कि हमारे पास ये एक आ गया, ये एक आ गया कॉनकेव मिरर, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो सेंटर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसको हम पोल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोल। अब देखिएगा पोल क्या हुआ, पोल इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। ये क्या होता है, हमारे पास जो क्या है, ये हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जिसको एपर्चर हम कहते हैं, उसके एपर्चर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास अब ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं और इसको हम P से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय शॉर्टकट में P। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया, जो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को कहते हैं। फिर मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया कि उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक की जो दूरी होती है, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के मिरर तक की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फिर मैंने आपको पोल बताया, पोल क्या होता है, पोल होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिडिल पॉइंट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिडिल पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको हम पोल कहते हैं। पोल के बाद अब हमें पढ़ना है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इन सब चीज़ों का लैंग्वेज उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको फील आना चाहिए कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा व्हाट इज प्रिंसिपल, पूछ भी सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। 1 2 3 4 मैंने आपको बता दिया। पांचवा है प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए जैसे अब ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर हो गया, हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर हो गया, उसका मिडिल पॉइंट हमारे पास P पोल हो गया, उसका एक C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को अगर हम मिला देते हैं, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक लाइन बनता है, the straight line joining the center of curvature and the pole of a spherical mirror is called principal axis। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन जो स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे, दोनों को मिलाए, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आई होप आपको समझ में आ गया हो। प्रिंसिपल एक्सिस आपको समझ में आ गया। अब देखिए, और जो प्रिंसिपल एक्सिस ही हो गया और जो प्रिंसिपल एक्सिस का लेंथ हो गया वही क्या हो जाएगा, आर के बराबर होगा, वो क्या हो जाएगा आर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी भी पॉइंट को अगर हम ऐड कर दे, तो वो तो आर के ही बराबर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन कर दे तब वो प्रिंसिपल एक्सिस का आएगा और उसका लेंथ आर के बराबर होगा। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ हमारे पास क्या पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस का वेयर द पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखिएगा हमारे पास एक हो गया स्फेरिकल मिरर, इसका एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका एक होता है पोल। इसको दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को ऊपर नीचे क्यों हो जाते हो भाई,
इन दोनों के ज्वाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और कोन को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आर के बराबर, वो दोनों होता है आर के बराबर। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है, अगर इस पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाती हैं, अगर किसी स्फेरिकल मिरर पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाती हैं तो वो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद, वो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, एक ही पॉइंट पर आकर के मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाकर मिल रही हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। द पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट on principal axis। ये principal axis का एक point है where the parallel rays of light meet after reflection, where parallel rays of light meet after रिफ्लेक्शन के बाद वो आके मिलती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर का एक पॉइंट है जहां पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो मिरर पे जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर में आपको ये बात समझाने की कोशिश करूं तो अगर पैरेलल ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और अंदर होता है, ये हो गया उसका पोल क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो रेज ऑफ लाइट क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो ये एक इधर डाइवर्ज करेगा, दूसरे को इधर डाइवर्ज करेगा, तीसरे को इधर डाइवर्ज करेगा, चौथे को इधर डाइवर्ज, तो वो आपस में तो कभी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग पैरेलली अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं उन दोनों को पीछे, अगर मैं उन रेज को पीछे बढ़ाऊं तो वो सारे रेज ऑफ लाइट एक तरफ आकर के मिलते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पर वो मिल नहीं रहे हैं लेकिन यहाँ पे वो मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसके बाद इसको हम एफ से, स्मॉल एफ से, प्रिंसिपल फोकस को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फिर वही बात है कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसके पास जो फोकस होता है वो मिरर के आगे होता है, एक रियल फोकस होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो फोकस है वो मिरर के अंदर होता है। इसके अलावा अब आ गया फोकल लेंथ, लास्ट एक टर्म बच गया फोकल लेंथ। आई नो स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत ही नया है, आपको एक बार में अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, बार बार इसके लेक्चर देखिए, एक बार और रिवीजन करके देखिए। हालांकि इसके बाद फिर मैं सिर्फ पिक्टोरियली आपके पास, जिस पे मैं लैंग्वेज नहीं लिखने वाला हूँ, सिर्फ पिक्टोरियली आपके पास एक लेक्चर लाऊंगा, इसमें मैं सिर्फ पिक्चर के सारे आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, वहाँ पर आप उसको और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अब देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस of a spherical mirror is called its focal length, it is called its focal length। देखिए ये मैंने ही आपको गलत बताया, जो प्रिंसिपल फोकस है इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ये मिस्टेक हो गया, और जो फोकल लेंथ है उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस and the pole, pole और प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। बिल्कुल मैं थक गया स्टूडेंट्स, आपको ये जो भी लैंग्वेज है उसको बताते आई होप यहाँ से आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा, बेसिक समझ में आ गया होगा। एक काम करें, इसके बाद आप बुक पढ़ें, एस चंद की जो ये पूरी बुक है उसको पढ़ें, इस
टॉपिक का वो लैंग्वेज पढ़ें और उसके बाद फिर मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं पिक्टोरियली सिर्फ लैंग्वेज नहीं रहेगा, अपने भाषा में, फील्ड की भाषा में हम उसको बताएंगे। तब तक के लिए थके हुए हैं, आराम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, फिर जगिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से खाते पीते रहिए, नींद सही मात्रा में लेते रहिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय।